वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और उसके बाद हमने नेमिंग बताया था, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अब हम लोग बताते हैं आपको कि नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे होगी। न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग तो आपने पढ़ लिया, अब न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हेडिंग बनेगा। पहले क्या पढ़ेंगे, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, कि न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों कंपोनेंट होते हैं। शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ इसमें आके फॉस्फेट भी जुड़ गया। तो क्या होगा, हमने अगर हम प्यूरीन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एडिनोसीन, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडेनिन प्लस राइबोस शुगर, लेकिन अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया एडिनोसिन। यहां तक तो मैंने बता ही दिया था आपको कि एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। उस न्यूक्लियोसाइड में जब न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट अटैच्ड होगा, क्या अटैच्ड होगा, फॉस्फेट अटैच्ड होगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें फॉस्फेट कितना है, इसमें फॉस्फेट एक फॉस्फेट है, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड एक न्यूमेरिकल, इसमें हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिफोर द फॉस्फेट। यहां क्या कर रहे हैं, यूज्ड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिफोर द फॉस्फेट। तो यह हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एएमपी। क्या बोलेंगे, एएमपी। या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड। तो या इसको कहिए आप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसी को कहिए एडिनिलिक एसिड। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए है ग्वानोसीन में जब आप फॉस्फेट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट, तो सेम वही कंडीशंस होगा। फॉस्फेट के पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, और वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होगा, यूज्ड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिफोर द फॉस्फेट, और वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा क्या, मोनो फॉर 1 फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट 2 हो गया तो डाई, और 3 हो गया तो ट्राई। ये आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। तो यहां फॉस्फेट केवल एक ही है, तो हो जाएगा ग्वानोसीन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ग्वानुलिक एसिड। अब याद रखिए यहां कि अगर फॉस्फेट का नंबर इंक्रीज किया, यहां तो केवल एक ही फॉस्फेट है, अगर फॉस्फेट 2 हो जाए तो हो जाएगा एडीपी, और अगर फॉस्फेट यहां 2 से भी ज्यादा 3 हो गया तो हो जाएगा एटीपी। तो एएमपी, एडीपी एंड एटीपी ये सब क्या हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं। ये सब क्या हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं। उसी तरह से यहां अगर आपका इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा जीएमपी, जीडीपी एंड जीटीपी। ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आप पूछा जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या है, तो आप बताते हो आंसर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो उसका फुल फॉर्म है,
लेकिन आप देखिए एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड है। अभी उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें फॉस्फेट एक ही है और वो फॉस्फेट सीधे शुगर से अटैच्ड है और वो एस्टर बॉन्ड से अटैच्ड है और वो लो एनर्जी बॉन्ड होता है। लेकिन एक के बाद जब दूसरा फॉस्फेट आता है तो वो फॉस्फेट पहले वाले फॉस्फेट से जुड़ता है और वहां एनहाइड्रिक बॉन्ड बनता है और वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होता है। इसका मतलब एडीपी हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स है ये, और इनके कंपेयर में इसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो ये क्या होंगे, हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे एटीपी क्या है तो आपका आंसर होगा एटीपी इज अ हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड है। दैट क्लियर। अब हम लोग नेमिंग करते हैं बी। पिरिमिडीन राइबो, नहीं इसके साथ साथ अगर हम इसका डी ऑक्सी वाला फॉर्म ले लेते हैं, ये तो हुआ 1 और दूसरा लें प्यूरिन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसकी नेमिंग करना है। प्यूरिन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करना है। तो आपका क्या होगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन। ये आपने न्यूक्लियोसाइड लिया और उस न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट अटैच करोगे। कुछ नहीं करना है, बस उसके पहले एक प्रीफिक्स यूज कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसी का नाम होगा डी ऑक्सी एडिनलिक एसिड। डी ऑक्सी एडिनलिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखोगे तो लिखोगे DEAMP। DEAMP। उसी तरह अगर आपने लिखा डी ऑक्सी ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट, तो जैसे इसमें लिखा कि एक सफिक्स वही प्रीफिक्स यूज करोगे डी ऑक्सी, तो क्या होगा, डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट DEGMP, या इसको कहेंगे ग्वानुलिक एसिड, डी ऑक्सी ग्वानुलिक एसिड। तो ये आपने पढ़ा कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैं प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग देखा और दूसरे में आप लिखा प्यूरिन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। नाउ तो अब हम देखेंगे कि जो पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ हम ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब रब कर देते हैं। जो सफिक्स आपने यूज किया था वहां न्यूमेरिकल सफिक्स वही यहां भी यूज करेंगे। अगर राइबो होगा तो वही यूज करेंगे। डीऑक्सीराइबोस के पहले आपने जो यूज किया था डीऑक्सी वर्ड, सेम वही चीज यहां भी यूज करेंगे। यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिफोर द फॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट होगा तो मोनो होगा वो प्रीफिक्स, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई और 3 होगा तो ट्राई। अब यहां देखिए आपने क्या लिया, पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में पहला न्यूक्लियोसाइड लेते हैं साइटिडीन। साइटिडीन में आपने फॉस्फेट यूज किया, अटैच किया फॉस्फेट, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट।
साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एब्रिविएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा CMP, और इसी का दूसरा नाम क्या होगा साइटिडिलिक एसिड, लिक एसिड। अब अगर यहाँ फॉस्फेट एक से अधिक हो जाए, 2 हो जाए, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा CDP हो जाएगा, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 हो गया तो CTP हो जाएगा। मतलब CMP, CDP एंड CTP ये सब क्या हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं। इसमें फॉस्फेट 1 है, इसमें फॉस्फेट 2 है, और इसमें फॉस्फेट 3 है। सेम उसी तरह से अगर यहाँ यूरिडीन है और यहाँ फॉस्फेट लिया आपने, फॉस्फेट, तो यहाँ क्या होगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में UMP, दूसरा नाम अनदर नेम क्या है यूरिडेलिक एसिड, और अगर नंबर ऑफ फॉस्फेट यहां इंक्रीज करता है तो इसको क्या कहेंगे UDP एंड UTP, ये सब हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। तो ये हुआ पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर इसी का दूसरा फॉर्म ले हम पिरिमिडीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसमें देखिए ये आपका डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ क्या अटैच्ड होगा, एक तो होगा साइटोसिन और दूसरा होगा थाइमीन। तो हम क्या लिखते हैं साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन, ये क्या है एक डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स है। इसमें आपने क्या अटैच्ड किया, फॉस्फेट अटैच्ड किया। जैसे फॉस्फेट अटैच होंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए वही प्रीफिक्स यूज कर लीजिए, क्या यूज करेंगे डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे DECMP। डी का मतलब है कि उसके साथ जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबो शुगर अटैच्ड है। और अगर हम इसको दूसरा नेम अगर लिखें तो क्या होगा डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। और लास्ट है थाइमीन, तो यहां क्या होगा थाइमिडीन मीडीन प्लस फॉस्फेट, इसको क्या कहेंगे थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। एब्रिविएशन क्या होगा थाइमीन TMP, 2 होगा तो TDP और 3 होगा तो TTP। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे थाइमिडिलिक एसिड कहेंगे। तो ये आपका नेमिंग हो गया न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे होती है। एक बात बिल्कुल क्लियर आपको हो गई होगी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कुल टोटल नाइट्रोजनस बेस 5 होता है, जिसमें से एक के साथ कंडीशन है यूरासिल केवल राइबोस शुगर के साथ अटैच्ड होगा और थाइमीन केवल डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ अटैच्ड होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड आप देखेंगे तो राइबो न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के होंगे 4 तरह के, 4 टाइप के। कौन कौन से एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। उसी तरह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के होंगे, वो भी 3-4 तरह के होंगे। कौन कौन से डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड थाइमिडीन। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 टाइप के होंगे। अगर हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो वो 4 टाइप का होगा और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 टाइप के होंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इसको हम लिख दे रहे हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर राइबोज की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप के होंगे शुगर के बेसिस पे। कौन कौन से, एक है AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट,
तीसरा है CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और तीसरा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और फोर्थ है UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। और अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये होगा DEAMP, DEGMP, DECMP एंड DETMP। ये क्या है? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा राइबो के फॉर्म में 4 होगा और डीऑक्सी के फॉर्म में भी 4 होगा। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होंगे तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनेगी, और वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी वो डीएनए बनाएगा। मतलब डीएनए के अंदर सब ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यही चारों, और आरएनए के अंदर ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगला टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा ये हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियोटाइड आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जब पॉलीमराइज होंगे, व्हेन द न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमराइज, तो उनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? जब न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होगा तो एक चेन बनेगा, उस चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। तो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। तो इसमें आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये एक बेस है प्यूरीन बेस है, और ये प्यूरीन बेस अटैच्ड हुआ शुगर से। तो एक कैसे अटैच्ड होगा ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं। तो डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं। ले लीजिए, ठीक। तो ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हुआ, इसमें ये क्या है? शुगर है और ये फॉस्फेट है। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें। अब इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा इसमें बॉन्ड देखिएगा, ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये एस्टर बॉन्ड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड से जब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे लिख लीजिए। दूसरा न्यूक्लियोटाइड के लिए सिंपल हम यहाँ लिख रहे हैं एन बेस। समझ में आ गया होगा, कोई भी बेस हो सकता है। ये बेस किससे अटैच्ड होगा? ये शुगर से अटैच्ड होगा। ये बेस किससे अटैच्ड होगा? शुगर से, शुगर के फर्स्ट कार्बन से। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। इसमें हमने आपको बेस का डायग्राम नहीं बनाया, कोई भी बेस मान लीजिए, कोई प्यूरिन हो सकता है, कोई पिरिमिडिन होगा, एग्जैक्टली इसी तरह का होगा जैसे ये है। अब ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से इंटरैक्ट करेगा। जब इंटरैक्ट करेगा तो देखिए हमेशा फॉस्फेट जो होता है वो शुगर से अटैच्ड होगा,
वो शुगर के या तो 5वें कार्बन से अटैच्ड होगा या 3rd कार्बन से अटैच्ड होगा। तो यहाँ तो पहला फॉस्फेट 5वें कार्बन से अटैच्ड हो गया है। अब इसके पास क्या है, OH ग्रुप देखिए 3rd कार्बन पे भी है और 2nd कार्बन पे है। तो जब नया न्यूक्लियोटाइड्स आएगा वो न्यूक्लियोटाइड पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड होगा, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से अटैच्ड होगा। मतलब ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट होगा वो पहले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से अटैच्ड करेगा। किससे अटैच्ड करेगा, शुगर से। लेकिन किस कार्बन से, 3rd कार्बन से। शुगर वाले में तो एक ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन है यहाँ से अटैच जुड़ने के लिए, लेकिन वो जुड़ेगा 3rd कार्बन से। और डीऑक्सीराइबोस शुगर के पास तो यहाँ ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर की कंडीशन में क्या होगा, वो हमेशा 3rd कार्बन से ही अटैच्ड होगा। राइबोस शुगर हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, दोनों कंडीशन में अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉस्फेट होगा वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड्स के 3rd पोजीशन पे, जो शुगर के 3rd पोजीशन पे जो OH ग्रुप होगा उसी से अटैच्ड होगा। तो आप देखिए यहाँ भी एक OH ग्रुप है इस फॉस्फेट के साथ, यहाँ भी एक OH ग्रुप हो गया, 2 OH ग्रुप, ये दोनों इंटरेक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा और एक मॉलिक्यूल या इसका पूरा OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। इसका यहाँ क्या था, OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, वाटर। और अब ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट इस शुगर से ऐसे लिंक्ड हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी एक एस्टर बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ आ गया, तो 2 एस्टर बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहेंगे। देखिए इस वाले न्यूक्लियोटाइड का ये 5th पोजीशन पे OH ग्रुप क्या है, फ्री है। और इस वाले का भी OH, इस वाले पे अब देखेंगे यहाँ थोड़ा एक मिसिंग हो गया है, यहाँ क्या है, OH ग्रुप है। तो ये जो शुगर होगा इसके 3rd कार्बन पर OH ग्रुप फ्री है। जो चेन बनेगा ऐसे ही लगातार न्यूक्लियोटाइड इसी सीक्वेंस में जुड़ता चला जाएगा। उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में जो बैकबोन होगा वो बैकबोन होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही बॉन्ड क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाने में हेल्प करेगा। जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा टॉप पे, उसके 5th पोजीशन पे OH ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा। और जो लास्ट होगा उसके 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप फ्री होगा। और इसी सीक्वेंस में क्या होगा, ये चेन बनती चली जाएगी। अब इसी को अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में ना दिखाएं, सिंबल के फॉर्म में दिखाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान देखिए। इसी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अगर हम सिंबल के फॉर्म में दिखाएं, एक चीज और बता दें आपको, ये पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन देखिए, इसका 5th कार्बन यूज हुआ और इसका 3rd कार्बन यूज हुआ, तो हमेशा पॉलीमराइजेशन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। और अब इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे समझिए कि ये फॉस्फेट, ये शुगर है और ये एक N बेस है। तो इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके 5th पोजीशन पे OH ग्रुप फ्री है। अब इस न्यूक्लियोटाइड से अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच्ड होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम उसी तरह से नाइट्रोजनस बेस। N का मतलब होता है नाइट्रोजनस और यहाँ बेस तो लिखा ही है। अब ये क्या हो गया, पहला न्यूक्लियोटाइड होगा जिसका इसके 3rd कार्बन पे देखिए OH ग्रुप था और इसके 5th कार्बन पे 5th पोजीशन पे जो फॉस्फेट था उससे आके अटैच्ड हो गया, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। जो दूसरा आएगा सेम उसी तरह से आएगा, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये क्या होगा, फिर इसी तरह अटैच्ड होगा। फिर जो चौथा आएगा फिर सेम इसी सीक्वेंस से क्या होगा, अटैच्ड होगा। ठीक इसी तरह से ये चेन पॉलीमराइज करता चला जाएगा और यहाँ जो लास्ट वाला होगा उसके 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप फ्री होगा। ये क्या है, ये होगा फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड और ये क्या है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां आपने देखा कि कैसे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो ये आपको मैंने क्या बनाया, एक कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में का जो बैकबोन है वो बैकबोन ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ही उस चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देख लिया कि कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो पढ़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कुछ रूल है उसको भी पढ़ेंगे, जैसे चारगाफ रूल हुआ, उसके बाद हम वाटसन क्रिप का मॉडल आपको बताएंगे। ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है,
किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बताया, 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है। अब शुगर 2 तरह का होगा, एक राइबोस शुगर और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो शुगर इसके अंदर होता है वो 5 कार्बन का होता है, उसे पेंटोज कहते हैं। उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसलिए वो एल्डो पेंटोज है। और उसके 2 फॉर्म्स हैं, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। फिर बताया था कि जो बेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन के 3 टाइप्स हैं, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, तो बताया था पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। पहले बेस और शुगर मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर जब उस न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट आके जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। फिर उस न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग बताया था, न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग बताया था, न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग बताया था। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर जाने से पहले एक लॉ है उसको पढ़ते हैं, और वह है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल किसने दिया था? कुछ साइंटिस्ट के नाम पे ही है। तो साइंटिस्ट का नाम था एरविन चारगाफ। तो उन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया था। ये लॉ है चारगाफ रूल ऑफ बेस इक्विलिब्रियम। चारगाफ रूल ऑफ बेस इक्विलिब्रियम। इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग डीएनए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, प्रोकैरियोटिक हो या डीएनए हो, लीनियर हो या सर्कुलर हो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के बेस इक्विलिब्रियम की स्टडी किया। और आरएनए में भी इसी तरह का स्टडी किया, लेकिन जो यूनिक बेस इक्विलिब्रियम उनको डीएनए में मिला, उस तरह का यूनिक बेस इक्विलिब्रियम उनको आरएनए में नहीं मिला। क्या किया चारगाफ ने? इनका पूरा नाम था एरविन चारगाफ। तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए और आरएनए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए की स्टडी किया। और जब उसको डीएनए की स्टडी किया, उसके बेस की स्टडी किया, तो उस डीएनए में एक यूनिक बेस इक्विलिब्रियम उनको मिला। एंड वो यूनिक बेस इक्विलिब्रियम उनको आरएनए में मिला। क्या उनको इक्विलिब्रियम मिला कि सारे डीएनए में, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, हर डीएनए में उनको क्या मिला कि सब जगह एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन। सब जगह एडेनिन किसके इक्वल था? थाइमीन के इक्वल था। एडेनिन थाइमीन के इक्वल था। और ठीक उसी तरह से डीएनए में जितना ग्वानिन होगा, ठीक उतना ही साइटोसिन होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना एडेनिन हो उतना ही ग्वानिन हो, या जितना थाइमिन हो उतना साइटोसिन हो, लेकिन ये जरूरी है बिल्कुल कि डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतने ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। अब उन्होंने और क्या देखा कि A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी। T प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 मतलब यहाँ 100। इन सबको मिला दोगे तो डीएनए में जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सबकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। यहाँ 1 का मतलब है यहाँ 100 से मतलब होता है। तो किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन है, जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना एडेनिन हो उतना ही ग्वानिन हो, या जितना थाइमिन हो उतना ही साइटोसिन है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा था, किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। फिर उनको क्या मिला कि A प्लस जी इक्वल टू T प्लस सी। A प्लस जी क्या है? ये क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि A एडेनिन है और G ग्वानिन है, और ये दोनों क्या होते हैं? ये प्यूरिन है। इसका मतलब किसी भी डीएनए में जितना प्यूरिन होगा, किसी भी डीएनए में जितना प्यूरिन होगा, और T प्लस थ्री क्या है? थाइमिन है। T प्लस और T और C क्या है? ये दोनों थाइमिन है। तो इसका मतलब क्या, सॉरी, T और C क्या है? T और C दोनों पिरिमिडीन है। ये भी पिरिमिडीन है, ये भी पिरिमिडीन है। इसका मतलब किसी भी डीएनए में जितना इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। मतलब किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। हो सकता है कि उसमें खूब ढेर सारा एडेनिन हो, उसके कंपेयर में ग्वानिन कम हो,
लेकिन जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन आ जाएगा। इसका मतलब जितना प्यूरिन आया उतना ही पिरिमिडीन भी आ जाएगा। और ये बेस इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? ये इस बेस इक्विलिब्रियम को जब उन्होंने पाया तो उस पर उनका कंक्लूजन क्या निकला? क्या दिस टाइप ऑफ बेस इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस तरह का बेस इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब डीएनए के पास कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो? 2 तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में this type of base equilibrium is not possible. So Chargaff rule is applicable only in DNA. On the basis of this base equilibrium, Chargaff ने एक कंक्लूजन बनाया कि ये बेस इक्विलिब्रियम ये इंडिकेट करता है कि डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं है बल्कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो सपोज करो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जहां यहां अगर कहीं एडेनिन होगा तो इसमें क्या होगा? वहां थाइमिन होगा। अगर यहां कहीं थाइमिन होगा, अगर इस चेन में कहीं अगर थाइमिन होगा तो यहाँ क्या होगा? एडेनिन होगा। अगर यहाँ कहीं ग्वानिन होगा तो यहाँ कहीं साइटोसिन होगा, और अगर कहीं साइटोसिन होगा तो यहाँ क्या? ग्वानिन होगा। और ये आपस में अटैच्ड होंगे। किस बॉन्ड से अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इस तरह से चारगाफ के बेस इक्विलिब्रियम से ये एक प्रिडिक्शन निकला। उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया कि डीएनए में इस तरह का इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, आरएनए में इस तरह का इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होने पर इस तरह का बेस इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो यहां से एक इंडिकेशन, यहां से एक अंदाज लगा, उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया कि डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। और आगे जाके जब विल्किंसन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। अब इससे ये इंडिकेशन हुआ, एक अंदाज लगा कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। तो इससे हम 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ऐसे दिखाते हैं। वहाँ हमने आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाया था, अभी हम 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक फ्लो चार्ट से दिखाते हैं आपको। P 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फॉस्फेट, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, N बेस, फॉस्फेट, सुगर, N नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, सुगर, N नाइट्रोजनस बेस। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा नाइट्रोजनस बेस, सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट। यहां इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में पाया जाता है। ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये होगा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये होगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किसके बीच में है? सुगर और बेस के बीच में है। और ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे चारगाफ के रूल से ये पता चला कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। और इसका कंफर्मेशन मिला आगे जा करके जब विल्किंसन ने इसका एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी किया। लेकिन चारगाफ का रूल एक बहुत बड़ा बेस मिला जो आगे जा करके जिसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को, वाटसन एंड क्रिक ने क्लियरली इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। उसका एक आधार चारगाफ का रूल भी बना। तो
अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहां तक हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है और आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।